दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5। तो देखिए दोस्तों, इस चैप्टर नंबर 5 में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले ये रूरल का मतलब बता देती हूँ कि रूरल मतलब होता क्या है। देखो दोस्तों, आप लोगों ने दो वर्ड जनरली सुने ही होंगे, एक तो होता है रूरल और दूसरा हमारा क्या होता है बच्चों, अर्बन। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? रूरल एरिया हम किसको कहते हैं? तो देखो, वो एरिया जहां पर पॉपुलेशन कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो आपके फैसिलिटीज है वो यहाँ पे प्रॉपरली अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसे जो एरियाज होते हैं ना दोस्तों, उनको हम क्या कहते हैं? रूरल एरिया कहते हैं। बराबर, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम समझ सकते हैं हमारे जो गांव होते हैं, विलेजेस। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये रूरल एरिया के ही एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफी कम होती है। ठीक है, फिर अर्बन एरिया हम किसको कहेंगे? तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो जो हम सिटीज देखते हैं दोस्तों आज, उनको हम किस में शामिल कर सकते हैं? अर्बन एरिया में शामिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है, इसके साथ ही पॉपुलेशन यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो रूरल एरिया मतलब वो एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन काफी कम होता है, और अर्बन यानी क्या होता है? जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होता है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने विलेजेस का एग्जाम्पल ले लिया, मतलब रूरल एरिया में विलेजेस आ जाएगा और अर्बन एरिया में क्या आएगा दोस्तों? जो भी हमारे सिटीज होती है वो, मतलब जो सिटीज होते हैं वो आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो हम यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भारत को क्या कहा जाता है दोस्तों? हमारे इंडिया को कहा जाता है गांवों का देश, क्योंकि यहाँ पे गांव ज्यादातर करके होते हैं। ठीक है, विलेजेस यहाँ पे ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूरल डेवलपमेंट है ना दोस्तों, इसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी रूरल डेवलपमेंट के बारे में हमें यहाँ पर इस चैप्टर नंबर 5 में स्टडी करना है। ओके, तो चलो फिर इसको पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो अब बच्चों, ये इंट्रोडक्शन में क्या बताया जा रहा है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बहुत मतलब बहुत सारे नए नए टर्म्स यहाँ पे सीखने के लिए मिलेंगे, तो अच्छे से इसको पढ़ो। चलो देखो, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इंडियन इकोनॉमी जो है ये मेनली क्या है? रूरल इकोनॉमी। ठीक है, अब इसको रूरल इकोनॉमी क्यों कहा गया है जानते हैं आप सभी लोग? क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अभी बता दिया, मतलब अभी पहले बताया था ना, कि जो भारत है इसको क्या कहा जाता है? गांवों का देश कहा जाता है। ठीक है ना, तो इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जो इंडियन इकोनॉमी है ना दोस्तों, ये क्या है? ये मेनली रूरल इकोनॉमी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो इकोनॉमी है, मतलब जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है वो ग्रो करे, उसका डेवलपमेंट हो, तो रूरल डेवलपमेंट की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। अगर रूरल डेवलपमेंट हम ठीक प्रकार से कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो हमारी इकोनॉमी है वो ग्रो करेगी ही। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज ड्राइवन बाय इट्स रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना कंट्री का, बराबर, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो रूरल डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इट इज ट्रू दैट कि इंडिया लिव्स इन विलेजेस, यानी ये बात बिल्कुल सही है कि इंडिया कहाँ पे रहता है? तो लिव्स इन विलेजेस, विलेजेस में। तो देखो दोस्तों, ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पे मोस्टली क्या होते हैं? विलेजेस ही होते हैं, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भारत क्या है? गाँव का देश है। ठीक है, द टर्म रूरल डेवलपमेंट, अब ये रूरल डेवलपमेंट जो टर्म है ना दोस्तों, ये क्या है? ये सबसेट है। किसका सबसेट है? तो ये जो हमारा ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट है, इसी का सबसेट क्या है बच्चों? वो है रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अभी ये सबसेट आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट डोंट वरी, मैं आपको अभी समझा देती हूँ। आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सेट के बारे में पढ़ा होगा, उसी में सबसेट भी आता था। तो चलो मैथ्स थोड़ा हम स्टडी कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है? हमारे पास सेट ए है। ठीक है, इसके अंदर क्या एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे एलिमेंट्स हैं इस सेट ए के अंदर। अब देखो, मैंने ना यहाँ पे एक सेट बी ले लिया और इसके अंदर एलिमेंट्स मैंने डाले हैं 2 3 4। ठीक है, अब ध्यान से इसको देखो, ये सेट बी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या ये सारे के सारे इसके अंदर प्रेजेंट है? देखो 3 4 2 3 4, तो देखो 2 3 4 सेट ए के अंदर प्रेजेंट है। यानी हम इसको कैसे कह सकते हैं कि जो बी है ना बच्चों, ये क्या है? सबसेट है। किसका सबसेट है? सेट ए का। ठीक है, उसी प्रकार से वहां पे कहा गया था कि ये जो हमारा ब्रॉडर टर्म है बच्चों, डेवलपमेंट, मैंने क्या कहा? ये जो ब्रॉडर टर्म डेवलपमेंट है, इसी का सबसेट क्या है दोस्तों? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, समझ में आया आप सभी लोगों को? मतलब देखो, जैसे इसका जन्म कहाँ से हुआ था? सेट ए से हुआ था। देखो, सेट ए के अंदर ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट तो है ही, लेकिन इसके अलावा और भी एक्स्ट्रा एलिमेंट प्रेजेंट है। यानी हम क्या कह सकते हैं? ये हमारा क्या है बच्चों? ये ब्रॉडर, मतलब ये बड़ा वाला सेट है और ये छोटू वाला सेट है। ठीक उसी प्रकार से जो छोटा वाला सेट है उसको हमने क्या कहा? सबसेट कहा। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये जो रूरल डेवलपमेंट है, इसको हम सबसेट कहेंगे। किसका सबसेट कहेंगे? तो डेवलपमेंट का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो यही बात इसमें बोली जा रही थी। आओ आगे देखते हैं। द टर्म रूरल डेवलपमेंट कैन नॉट
ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज विद अ व्यू टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि ये जो हमारा टर्म है रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? तो इसका मीनिंग ये है कि हमें क्या करना है, हमें ना रूरल एरियाज का मतलब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, किसी एक की तरफ ध्यान नहीं देना, बल्कि हर चीज की तरफ हमें ध्यान देना है और हर चीज को डेवलप करना है। लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, ठीक है, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो हमें बढ़ाने की कोशिश करनी है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए 2011 के सेंसस के मतलब सेंसस के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जैसे 2011 में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पे जनगणना हुई थी, यानी कि जनगणना आप सभी को पता ही है कि पॉपुलेशन की काउंटिंग की जाती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे देश में कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए 2011 सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे कंट्री का रूरल पॉपुलेशन है ना बच्चों, वो कितना था आप देख सकते हो 83.25 करोड़। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल पॉपुलेशन का कितना रूरल पॉपुलेशन था, तो 68.8%। समझ सकते हो, आधे से भी ज्यादा जो लोग हैं वो कहाँ पे रहते हैं, अभी भी रूरल एरियाज में रहते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये जो 2011 सेंसस है ना बच्चों, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, देयर हैज बीन अ वाइड कंसेंसस दैट रूरल डेवलपमेंट शुड बी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इन ऑर्डर टू एलिवेट द पॉवर्टी। यानी सुनो ध्यान से, अगर आप चाहते हो कि पॉवर्टी क्या हो, कम हो, ठीक है, पॉवर्टी जो है वो कम हो, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि ये जो रूरल डेवलपमेंट हो रहा है ना बच्चों, ये कैसा होना चाहिए, ये इंक्लूसिव होना चाहिए और सस्टेनेबल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंक्लूसिव यानी क्या होता है कि हर चीज को हमें इंक्लूड करना है, समावेशी, ठीक है। और सस्टेनेबल मतलब सस्टेनेबल यानी क्या होता है, जो टिकाऊ हो, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट इस प्रकार से अगर होगा तो डेफिनेटली जो हमारे देश की जो पॉवर्टी है, ठीक है, वो कम जरूर होगी, बराबर। तो ये था दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन, आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट की। तो देखो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट जो है ना वो किस किस प्रकार से हो सकता है, आइए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है रूरल डेवलपमेंट वॉज born in the context of agriculture and it remained for a long time with the agricultural development। अब देखो रूरल डेवलपमेंट किस किस प्रकार से हो सकता है, यानी अगर हम रूरल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो किन किन क्षेत्रों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है भाई एग्रीकल्चर। जी हाँ, एग्रीकल्चर को डेवलप करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। उसमें आप मैकेनाइजेशन लेकर के आओ, मैकेनाइजेशन मतलब मशीनीकरण वहां पे लेकर के आओ। जैसे पहले किसान लोग क्या किया करते थे, बैल और हल के द्वारा खेत की जुताई किया करते थे, लेकिन अब ट्रैक्टर आने की वजह से क्या हुआ, उनका काम आसान हो गया है। तो ऐसे ही जो नए नए तरीके हैं वो हमें गांव में डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा हाई यील्डिंग सीड्स, यानी कि जो किसान लोग बीज यूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, वो ज्यादा प्रोडक्शन प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, यानी कि अच्छी क्वालिटी। आप सोचिए ना कि अगर अच्छी क्वालिटी के बीज रहेंगे तो प्रोडक्शन भी ज्यादा मिलेगा, और प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा तो फिर क्या होगा, गांव का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ ही क्रेडिट एंड ट्रांसपोर्ट, यानी क्रेडिट यानी क्या होता है, उधारी, उनको इजीली लोन मिल जाए। मतलब जैसे किसान लोग अगर चाहते हैं कि हमें लोन लेना है बैंक वगैरह से, तो उनको इजीली मिल जाए और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिले, इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीजों से क्या हो सकता है, जो गांव है उनका विकास हो सकता है, ठीक है। इसी के साथ ही ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए भाई, और क्या ध्यान देना चाहिए, मार्केटिंग के ऊपर भी, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर का हो गया। अब उसके बाद हम विलेज इंडस्ट्रीज की बात करेंगे, यानी जो इंडस्ट्रीज होती हैं विलेज एरियाज में, ठीक है। अब उनमें भी हमें बहुत सारी चीजें करनी चाहिए, जैसे कि वहां पे मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, टेक्निकल ट्रेनिंग, यानी जो भी लोग हैं उनको टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इंडस्ट्रीज में जाकर के काम कर पाए, ठीक है। इसके साथ ही मार्केटिंग स्किल्स भी सिखानी चाहिए। फिर यहाँ पे हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो भाई एजुकेशन भी बहुत जरूरी चीज है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो कंडीशन है उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कंडीशन चेंज हो, राइट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मन लगा करके पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि पढ़ाई अभी आपके पास कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप अपनी कंडीशन को चेंज कर सकते हो, तो स्टडी, ठीक है। तो पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हमें डेवलप करने की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे इसमें टेक्निकल एजुकेशन दिया जाए बच्चों को, फिर यहाँ पे स्किल सिखाया जाए, एग्रीकल्चरल के बारे में बताया जाए। नेक्स्ट वन है सर्विसेज। तो देखो दोस्तों, जो हमारे रूरल एरियाज है वहां पे सर्विसेज भी प्रोवाइड करनी चाहिए, अलग अलग सर्विसेज, जैसे कि हेल्थ सर्विसेज हो गया, फैमिली वेलफेयर हो गया, इसके अलावा बैंकिंग और कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हो सकता है, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट है ना दोस्तों, वो हो सकता है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे डेफिनेशन की बात करेंगे। तो डेफिनेशन बाय वर्ल्ड बैंक, अब देखो वर्ल्ड बैंक ने क्या डेफिनेशन दिया है, आइए जरा समझते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इज अ स्ट्रेटेजी डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, द रूरल पुअर, यानी
देखो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो क्या कहते हैं रूरल डेवलपमेंट के बारे में, ध्यान से समझिएगा। ये कहते हैं कि रूरल डेवलपमेंट क्या है दोस्तों, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। मतलब ये किस लिए डिजाइन की गई है, ये क्या है, ये एक पूरी समझ लो स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी मतलब क्या होता है, कोई प्लानिंग यानी कि योजना बनाना, ठीक है। तो ये क्यों बनाई जाती है, तो देखो डिजाइन टू इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल में कौन आ जा रहे हैं, जो हमारे रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनकी बात की जा रही है कि हमें क्या करना है, हमें उनका जो इकोनॉमिक और सोशल लाइफ है ना उन्हें इंप्रूव करना है, ठीक है। अब ये इंप्रूव कैसे हो सकता है, तो इसके थ्रू हो सकता है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, ये एक स्ट्रेटेजी है जिसको डिजाइन किया गया है किस लिए, इंप्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। और उसमें कौन आ रहा है, तो रूरल पुअर यानी जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, उनकी बात की जा रही है। अब सुनो ध्यान से कि रूरल डेवलपमेंट जो है ना दोस्तों, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है समझिएगा। एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट अमंग दोज हु सीक लाइवलीहुड इन द रूरल एरियाज। यानी क्या करना है, सुनो जो हमारा रूरल डेवलपमेंट है ना बच्चे, इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, तो इसमें ये चीज इन्वॉल्व होता है एक्सटेंडिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट टू द पुअरेस्ट। मतलब जो बेनिफिट है डेवलपमेंट का, ठीक है, हमें किनको प्रोवाइड करना चाहिए, तो जो लोग क्या है, जो लोग गांव एरियाज में रहते हैं, ठीक है, वो गांव एरियाज में रहते हैं और वहीं पे वो सोचते हैं कि हमें कुछ ऐसा काम मिल जाए जिससे हम अपना जीवन यापन कर सके, ठीक है। तो इन लोगों की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है रूरल डेवलपमेंट के अंदर, मतलब रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि क्या करना है, जो रूरल पुअर है मतलब जो रूरल एरियाज में रहने वाले लोग हैं उनको रूरल डेवलपमेंट का जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। बात समझ में आ गई आप सभी लोगों को। फिर यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि द ग्रुप इंक्लूड्स, अब ये ग्रुप में कौन कौन इंक्लूड्स होते हैं, तो स्मॉल स्केल के फार्मर्स, फिर जो टेनेंट्स मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं एक प्रकार से किराएदार, ठीक है। फिर उसके बाद लैंडलेस यानी जिनके पास जमीन नहीं होती है उनकी बात की जा रही है, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे दोस्तों रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, ठीक है, जिसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसको हम प्राइमरी सेक्टर भी कहते हैं। आप लोगों ने अलग अलग सेक्टर पढ़े ही होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको हम सेकेंडरी सेक्टर कह सकते हैं, और लास्ट में आ जाता है हमारा सर्विस सेक्टर, जिसको बच्चों हम लोग टर्शरी सेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तो आइए जरा इन सारे सेक्टर्स के बारे में हम एक एक करके स्टडी करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बात की जा रही है एग्रीकल्चरल सेक्टर की। अभी एग्रीकल्चर देखो, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन है ना विलेजेस में रहने वाले जो लोग हैं वहाँ मतलब वहाँ की ज्यादातर जनसंख्या क्या करते हैं, वो कौन सा काम करते हैं, तो प्राइमरी सेक्टर में ही इन्वॉल्व होते हैं। यानी वो या तो खेती करेंगे या फिर खेती तो उनका मेन ऑक्यूपेशन होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वो और भी काम करते हैं, जैसे कैटल्स को अपने घर पे मतलब रखना यानी गाय भैंसे पालना, ठीक है। इसके अलावा बकरियों को रखना, और क्या कर सकते हैं, प्लांटेशन का काम करना, बागवानी करना। तो ये सब कुछ किस में आ जाएगा दोस्तों, ये सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा। देखो एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन तो एग्रीकल्चर है, लेकिन इसके अलावा और भी जो एक्टिविटीज है इसी से रिलेटेड, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल देकर के बताया ही, प्लांटेशन हो गया, फिशरीज हो गया, ठीक है, और क्या मैंने बताया था, और वही गाय भैंसों को पालना, ये भी तो इसके अंदर ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर में आती हैं। तो आइए जरा इनके बारे में समझते हैं कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया इज क्लासिफाइड इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर विच हैज बीन सबडिवाइडेड एज एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, ठीक है। एग्रीकल्चर तो आप सभी को पता ही है। अभी अलाइड एक्टिविटीज क्या है, जो मैंने आपको अभी बताया। देखो अलाइड एक्टिविटीज में प्लांटेशन आएगा, फॉरेस्ट्री आएगा, फिशरीज आ जाएगा, डेयरी एंड हॉर्टिकल्चर। डेयरी में वही हो गया कि अगर आप गाय वगैरह पाल रहे हैं तो उनका दूध निकालेंगे, फिर उसको बेचेंगे और उससे आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर कंसिस्ट्स ऑफ स्मॉल, मार्जिनल एंड लार्ज फार्मर्स। यानी एग्रीकल्चर में कौन कौन आते हैं भाई, तो स्मॉल फार्मर्स आते हैं, मार्जिनल और जो लार्ज फार्मर्स होते हैं। लार्ज फार्मर्स मतलब आप समझ लो जिनके पास काफी ज्यादा जमीन होती है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में आ जाएगा, इसको प्राइमरी सेक्टर भी कहा जाता है। तो मोस्ट ऑफ द जो रूरल पॉपुलेशन है वो इसी मतलब इन्हीं एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो इसके अलावा हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे, तो कुछ लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्वॉल्व होते हैं। अब बच्चों ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या आता है, जरा इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो आपको मैं बताती हूँ, जिसको सेकेंडरी सेक्टर भी कहा जाता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज डिफाइंड एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स इन फैक्ट्रीज। दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू स्मॉल स्केल, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज। यानी
क्या बताया जा रहा है कि ये जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें क्या इन्वॉल्व होता है दोस्तों। देखो जैसे प्राइमरी, मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताती हूँ। देखो एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मिल्क निकाला जा रहा है, मतलब देखो जैसे अगर हम गाय वगैरह पाल रहे हैं तो उनसे क्या मिलेगा, दूध मिलेगा, ठीक है। अब किसान लोग क्या करेंगे, ये दूध को ले जाके बेचेंगे, तो जब इसको बेचेंगे तो वो जाएगा बच्चों फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। अब फैक्ट्री में जाकर के उस दूध से बहुत सारी चीजें बनाई जाएंगी। क्या क्या बनेगा, दही बनेगा, पनीर बनेगा, और भी जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारी चीजें यहाँ पे ये फैक्ट्री के अंदर बनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये मिल्क का यूज करके, देखो मिल्क ना यहाँ पे किसका काम कर रहा है बच्चों, रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये रॉ मटेरियल के ऊपर प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है, इंडस्ट्रीज में हो रही है, बराबर। तो इसी सेक्टर को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या होता है कि जो रॉ मटेरियल्स है ना उनके ऊपर प्रोसेसिंग करके नए प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर आ जाएगा। अब बताया जा रहा है कि रूरल सेक्टर, दिस सेक्टर हैज बीन क्लासिफाइड इनटू द स्मॉल स्केल, मतलब छोटे स्केल पे जो इंडस्ट्रीज होती है वो इसके अंदर आ जाएंगे, कॉटेज एंड रूरल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं वो भी इसमें आएंगे, और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कॉटेज इंडस्ट्री मतलब इनका भी स्वरूप छोटा ही होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों सर्विस सेक्टर की। अब सर्विस सेक्टर को जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसे टर्शरी सेक्टर भी कहा जाता है। इसमें क्या आता है, तो इसमें बैंकिंग सर्विसेज आ जाएंगी, हेल्थ सर्विसेज, इसके अलावा और क्या क्या आएगा, आज जो पढ़ते हैं ना समझ में आ जाएगा आपको। दिस द सर्विस सेक्टर टर्म एज टर्शरी सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, इन्वॉल्व्स प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू बिजनेसेस एज वेल एज फाइनल कंज्यूमर सच एज अकाउंटिंग सर्विसेज। देखो अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, अकाउंटिंग सर्विसेज ये इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा ट्रेड्समैनशिप, जैसे कि मान लीजिए मैकेनिक हो गया या फिर प्लम्बर सर्विसेज हो गया, तो ये भी इसके अंदर ही आएगा। इसके अलावा कंप्यूटर सर्विसेज, रेस्टोरेंट, टूरिज्म, ओके टूरिज्म भी हमारा सर्विस में ही आता है। द सर्विस सेक्टर हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू ट्रेडर्स यानी कि होलसेलर एंड रिटेलर, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स, प्रोफेशनल एंड टेक्निकल, ठीक है। प्रोफेशनल तो आपको पता ही है, जैसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज किए हुए लोग रहते हैं, है ना, तो वो भी तो हमको सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर साहब, उन्होंने मतलब कई सालों तक पढ़ाई करी, डॉक्टर की उन्होंने डिग्री ली है, फिर वो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो ये मतलब वो भी इसी सर्विस में ही आएंगे, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में अपनी फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ हो जाएगा दोस्तों, हमारा सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। ओके क्लियर हुआ। तो यस, यहाँ पे हमने ये सर्विस सेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर हमने देख लिया दोस्तों, कहाँ का देखा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, रूरल ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इन जनरल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, चलो अभी आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, और यहाँ पर देखो दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, इसका इंपॉर्टेंस समझेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया में, ठीक है। तो आइए जरा समझते हैं, पहले हम इसकी बात करेंगे। ये जो ऊपर लिखा हुआ है देखो दोस्तों, मतलब देखा गया है, ऐसा क्या देखा गया है, देखो जो अलग अलग पॉलिसीज और प्लान्स लाए जाते हैं, किसके द्वारा लाए जाते हैं दोस्तों, तो गवर्नमेंट और जो नॉन गवर्नमेंट मतलब नॉन गवर्नमेंट हम कह सकते हैं क्या है, नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैं, बराबर। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज, इनके द्वारा क्या लाए जाते हैं, अलग अलग प्लान्स एंड पॉलिसीज लाए जाते हैं। अब ये क्यों लाए जाते हैं दोस्तों, फॉर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इंडिया में देखा गया है, बराबर। अब सुनो ध्यान से, अगर आप एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज बनाते हो फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी अगर आप सही तरीके से स्ट्रेटेजी बनाते हो तो डेफिनेटली वो काम करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा इकोनॉमी जो है बच्चों वो ग्रोथ होगा, और इसी के साथ ही हमारे कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो ठीक प्रकार से करो, वरना फिर आपकी जो पूरी प्लानिंग है वो बेकार चली जाएगी, ठीक है। मतलब अगर आप किसी काम में समय दे रहे हो तो ठीक तरीके से समय दो, मतलब उस समय को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो। ये नहीं कि बस हमें 1 घंटा पढ़ना है, मतलब बस पढ़ना है, ठीक है। आप वो 1 घंटे सो के पढ़ रहे हो कि बैठ के पढ़ रहे हो, कुछ अता पता है ही नहीं, बस आपने 1 घंटा टाइम डिसाइड कर लिया, तो ऐसे नहीं होता है। आपको क्या करना है, वो 1 घंटे को प्रोडक्टिव बनाना है, बराबर। चलो आ जाओ, अभी चलते हैं हम लोग आगे, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो कौन कौन सा सिग्निफिकेंस है, यानी रूरल डेवलपमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है भाई इंडिया के अंदर, आओ जरा समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये रहा बच्चों आप लोगों के सामने, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। देखो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है, वो क्या होता है, वो अवेयर होते हैं। किस लिए अवेयर होते हैं, सैनिटेशन के प्रति, मतलब उनको
वो उनको पता चलता है कि सफाई का कितना महत्व है, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करना फिर स्टार्ट कर देते हैं, तो यही बात हो जाती है। तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अफोर्डेबल हेल्थ फैसिलिटीज, दिस वुड लीड टू एन इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल। यानी क्या कहा जा रहा है, देखो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, देखो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू इम्प्रूव सैनिटेशन एंड हाइजीन, मतलब स्वच्छता को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने लायक पानी अच्छा प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए अगर सरकार जो है वो गांव की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही है, तो गांव में क्या है, मान लीजिए गंदा पानी, जैसे पानी वहां पे साफ नहीं है लेकिन लोग वही पिए जा रहे हैं, कुएं का पानी या फिर किसी नदी का पानी, बस वो लोग वही पिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वो लोग बीमार पड़ेंगे, और जब बीमार पड़ेंगे तो भाई क्या होगा, नुकसान, मतलब नुकसान तो होगा ना हमारे, मतलब अगर लोग बीमार पड़ेंगे तो भाई मरेंगे भी, तो नुकसान तो हमारा ही होगा, हमारे देश का ही नुकसान होगा, ठीक है। तो इसीलिए सरकार जो है वो रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या करना चाहते हैं कि जो हाइजीन और सैनिटेशन है ना दोस्तों, इसको इम्प्रूव करना चाहते हैं ताकि लोग जागरूक बने, ठीक है, अपने हेल्थ को लेकर के, राइट। तो उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना और फिर हेल्थ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। इससे क्या होगा कि इम्प्रूव होगा, क्या इम्प्रूव होगा दोस्तों, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, ठीक है। मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो इंक्रीज होगी, मतलब उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगा, वो इंप्रूव होगा, डेवलप होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। अब देखो दोस्तों लिटरेसी यानी कि पढ़ाई लिखाई भाई कितनी जरूरी है हम सभी को पता है, राइट। सो लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, यानी अगर हम सोशल इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं तो समझ लो कि लिटरेसी जो है ना बच्चों, ये क्या है, ये एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि पढ़ाई ही एक ऐसा साधन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी कंडीशन को डेवलप कर सकते हैं, अपनी अभी जो कंडीशन में है ना उससे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, ठीक है। कैसे जा सकते हैं, पढ़ाई के जरिए हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो पढ़ाई का कितना महत्व है, लेकिन इतना होने के बाद भी देखो यहाँ पे हाउएवर देयर इज अ कंसिडरेबल, क्या है कंसिडरेबल, आओ देखते हैं। देखो कंसिडरेबल गैप है, किनके बीच में गैप है, रूरल एंड अर्बन लिटरेसी रेट, यानी जो लिटरेसी रेट है रूरल एरिया का और अर्बन एरिया का, इनके बीच में काफी ज्यादा डिफरेंस है। जैसे हमें लिटरेसी के बारे में तो पता ही है कि भाई पढ़ाई लिखाई का बहुत महत्व है, लेकिन इतना मतलब जानने के बाद भी हम देखते हैं कि रूरल और जो अर्बन लिटरेसी रेट है उसमें काफी ज्यादा गैप हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब देखो बच्चों अगर ये गैप को हम मतलब ये जो गैप है इसको अगर हम भरना चाहते हैं कि ज्यादा गैप ना हो लिटरेसी रेट के बीच में, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू मतलब एजुकेशन वाली जो फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है ना। तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू ब्रिज दिस गैप बाय मेकिंग प्रोविजन फॉर एजुकेशनल फैसिलिटीज एट ऑल लेवल्स। यानी अब देखो रूरल डेवलपमेंट में ये एजुकेशन भी इंक्लूड होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि रूरल डेवलपमेंट किस किस प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। तो अब ये जो गैप है ना बच्चों इसको कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, क्योंकि इसमें ये एजुकेशन भी आता है कि एजुकेशन फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करना है, ठीक है, एट ऑल लेवल्स, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आया ना। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों यहाँ पे एम्पावरमेंट ऑफ विमेन, महिला सशक्तिकरण, आप लोगों ने सुना ही होगा, ठीक है। जैसे अगर देखा जाए तो शहरों में तो ठीक है फिर भी, लेकिन गांव में अभी भी कहीं ना कहीं भेदभाव हमें देखने के लिए मिलता है। महिलाओं को जितना मतलब इक्वलिटी, अभी भी हम कहते हैं ना कि इक्वलिटी हम कहते तो हैं, लेकिन अभी भी गांव में अगर आप देखोगे तो वहां पे इक्वलिटी की कमी है, ठीक है। महिलाओं और पुरुषों में भेदभाव अभी भी किया जाता है, ठीक है। तो क्या करना है, मतलब रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या करने की कोशिश की जाती है, तो आइए जरा समझते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, यानी जो जेंडर असमानता है, डिस्पैरिटी यानी क्या होता है, ये हम डिस्पैरिटी को क्या कह सकते हैं दोस्तों, असमानता, ठीक है, यानी जो इक्वल नहीं माना जाता उसकी बात की जा रही है। तो इसे रिड्यूस करने में कौन हेल्प करता है भाई, तो रूरल डेवलपमेंट। इसी के साथ ही मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ रूरल वीमेन एज वेल एज एनकरेज देयर पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जो अलग अलग नीड्स हैं विमेन की, ठीक है, उसको फिलफिल करना और इसी के साथ ही उनको एनकरेज करना है। किस लिए एनकरेज करना है, तो पार्टिसिपेशन इन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। तो वो भी हमारा रूरल डेवलपमेंट की मदद से हो सकता है, विमेन का क्या, एम्पावरमेंट, यानी कि महिला सशक्तिकरण, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे दोस्तों, आ जाइए जरा चलते हैं आगे और देखते हैं फोर्थ पॉइंट, विच इज एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का क्या करवाना, पालन करवाना, मतलब उनको लागू करवाना, ठीक है। अब ये लागू
मतलब अगर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर करना है तो इसमें रूरल डेवलपमेंट कैसे हेल्प करेगा, तो आगे जरा इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि रूरल डेवलपमेंट हेल्प्स टू सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप। अब देखो दोस्तों, ये सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप का मतलब क्या हुआ, हम कह सकते हैं जैसे मान लीजिए कि जो पिछड़े जाति के लोग हैं या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब जो अगर देखा जाए जिनको कम आंका जाता है, ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए विमेन, ये लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे, बराबर। तो थ्रू प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अब रूरल डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, तो इनके जो अधिकार है ना दोस्तों, इनके अधिकारों की रक्षा की जाती है। जो सोशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप है, ठीक है, इनके साथ कोई मतलब कोई भेदभाव ना करे और इनके साथ कोई बेईमानी ना हो, ठीक है। तो इसीलिए इनके राइट को सेफ किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू। तो रूरल डेवलपमेंट ना इसमें भी हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई। तो ये कैसे हो पाएगा, जब सब लोग क्या करेंगे, प्रॉपरली तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को मानेंगे तब, ठीक है। जो भी कानून बनाए गए हैं उसका पालन करेंगे तब जाके ये जो चीजें हैं वो खत्म हो सकती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों लैंड रिफॉर्म्स की। अब ये लैंड रिफॉर्म्स का मतलब क्या है, जरा ये बता दो। तो देखो मैं आपको लैंड रिफॉर्म्स का मतलब बताती हूँ, सिंपल सी भाषा में हम समझेंगे। यानी क्या किया जाता है लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू, लैंड रिफॉर्म में क्या आता है कि जो लैंड की ओनरशिप है ना उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। मतलब लैंड के रिलेटेड अगर कोई क्या है, मतलब कोई लॉज वगैरह है, ठीक है, तो उसमें चेंजेस करना। अब ये चेंजेस क्यों किए जाते हैं, ताकि क्या हो, जो लैंड है ना दोस्तों, इसका प्रॉपरली तरीके से क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ठीक है। आप सोचिए कि हम देख रहे हैं कि किसी गांव में एक के पास तो बहुत सारी जमीन है, ठीक है, जिसको हमने जमींदारी कह दिया, वो पूरे जमीन का मालिक बना हुआ बैठा है, और जो गरीब लोग हैं उनके पास ज्यादा जमीन नहीं है। तो ऐसे में देखो नाइंसाफी तो हो रही है, ठीक है। अगर देखा जाए तो जमीन का बंटवारा बराबर होना चाहिए, ताकि वो अपना मतलब जीवन जो है वो अच्छे से जी सकेंगे, ठीक है। तो इसीलिए लैंड रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। तो आइए जरा इसके बारे में समझते हैं। तो रूरल डेवलपमेंट इंश्योर्स इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स सच एज सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स, रेगुलेशन ऑफ रेंट, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट्स एक्सेट्रा। दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी। इसका मतलब क्या है, आओ मैं आपको बताती हूँ। देखो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट के थ्रू क्या होता है, तो जो लैंड रिफॉर्म्स है ना, इनको प्रॉपरली क्या करना, इंप्लीमेंट करना, ये इसके अंदर किया जाता है रूरल डेवलपमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी दिया गया है, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। अब ये सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग क्या है, जैसे मैंने आपको अभी जो बताया ना, वही इसी का एग्जांपल था। जैसे एक के पास बहुत सारी जमीन है और एक के पास बहुत कम जमीन है, तो अब ऐसे में क्या करना चाहिए, जमीन का बंटवारा प्रॉपरली करना चाहिए, बराबर करना चाहिए। तो मान लीजिए कोई लॉ हम लेकर के आ गए, हम नहीं लेकर के आए, मान लो गवर्नमेंट लेकर के आ गई कि एक व्यक्ति के पास इतना जमीन ही होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, अगर वो लॉ लेकर के आते हैं तो जिसके पास एक्स्ट्रा जमीन है वो उनसे लेकर के दूसरे को दे दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लैंड, बराबर। तो ये जो पॉलिसीज लाए जाते हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं, उनको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि देखो, आप कितने भी प्लान्स एंड पॉलिसीज बना लो, लेकिन जब तक वो ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट नहीं होगा तब तक उसका कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। तो रूरल डेवलपमेंट में ना उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। एंड रेगुलेशन ऑफ रेंट को लेकर के अगर कोई रेगुलेशन बनाया गया, कोई लॉ बनाया गया है तो उसका पालन करवाना, प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंसी राइट एक्सेट्रा। इससे क्या होगा, दिस लीड्स टू रिडक्शन इन रूरल इनइक्वालिटी, यानी जो रूरल इनइक्वालिटी है ना दोस्तों, वो रिड्यूस होती है इसके थ्रू, ठीक है। क्लियर हुआ, चलो अच्छी बात है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो जी हाँ बच्चों, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। देखो जैसे रोड हो गया, ठीक है, बिजली हो गया, एनर्जी, राइट, वो भी इसके अंदर ही आएगा। तो ये सारी चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो भाई रूरल डेवलपमेंट में ये भी तो काम किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, रोड्स बनाए जाते हैं, है ना, ताकि गांवों को हम क्या कर सके, कनेक्ट कर सके। वहां पे अगर कहीं पे बिजली नहीं है तो बिजली पहुंचाई जाती है, इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। इरिगेशन फैसिलिटीज क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि किसान लोगों को ज्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े और आसानी से जो भी वो काम करना चाहते हैं वो कर पाए, ठीक है। इरिगेशन मतलब आपको पता है ना, सिंचाई की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। सो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू फर्दर प्रोग्रेस इन बेसिक फैसिलिटीज, जैसे कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, गांव गांव बिजली पहुंचाना है भाई, रोड कनेक्टिविटी, ठीक है, रोड को कनेक्ट करो। आप सोचो कि गांव में रोड ही नहीं है, अब वो मान लो अगर उनको बाहर जाना भी है किसी काम से या फिर बीज वगैरह लाने, ठीक है, तो वो कैसे जा पाएंगे, या फिर उनकी जो फसल उग रही है अब उनको बेचना है मार्केट में, तो कैसे बेच पाएंगे, क्योंकि कनेक्टिविटी ही नहीं है रोड की, ठीक है। तो ये ठीक करना चाहिए। इसी के साथ ही इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी इनका एम होता है, ठीक है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं बच्चों, और अब हम यहाँ पे बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब आपको पता है ना दोस्तों क्या होता है, उधारी। हम क्या कह सकते हैं, उधारी, ठीक है। जैसे हम क्या करते हैं, बैंक से लोन वगैरह लेते हैं तो वो क्रेडिट कहलाएगा, ठीक है। अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो तो भाई बाद में आपको रीपे तो करना पड़ता है ना, ऐसे थोड़े ना कि ले लिया तो बस ले लिया, नहीं, आपको वापस से पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आओ अब इसके बारे में समझते हैं। तो देखो दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट ऑल्सो फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, रीजनल रूरल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स। दिस इज अ वाइटल फॉर प्रोवाइडिंग सब्सिडीज क्रेडिट फैसिलिटीज टू द फार्मर्स। देखो दोस्तों, अभी जो रूरल डेवलपमेंट है ना, इसमें ये भी इंक्लूड होता है। क्या इंक्लूड होता है, तो ये जो है ना अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, यानी जो हमारे रूरल एरियाज के लोग हैं उनको इजीली क्रेडिट प्रोवाइड हो सके, उनको इजीली मतलब आसान तरीके से उनको क्रेडिट मिल पाए, इसकी तरफ भी ध्यान दिया जाता है। इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, मतलब रूरल डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होता है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस खोलना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ताकि उनको क्या हो सके, हेल्प हो सके। जैसे मैं आपको एग्जांपल भी बताती हूँ, देखो जैसे प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, ये क्या करते हैं, ये क्रेडिट देने का काम करते हैं। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, अब ये बैंक भी क्या करते हैं, किसानों को जो लोन है ना वो सब देने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, ठीक है। और ये बहुत जरूरी भी है, अगर हम चाहते हैं कि फार्मर्स जो है वो अपना काम ठीक प्रकार से कर पाए तो इसकी तरफ तो हमें ध्यान देना ही चाहिए। क्योंकि आप सोचो ना, अगर उनके पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो कैसे अपना काम कर पाए। किसान ने सोचा कि चलो अब हमें फसल उगानी है, लेकिन उनके पास बीज लाने के पैसे नहीं है, इरिगेशन मतलब सिंचाई करने के पैसे नहीं है, तो कैसे वो काम कर पाएंगे, ठीक है। तो उनको सही समय पे और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ किसके अंदर आता है, रूरल डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। क्योंकि अगर हम कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मान लीजिए सरकार के द्वारा खोले जा रहे हैं, ठीक है, और वो किसको ध्यान में रख के खोला जा रहा है, तो रूरल पुअर मतलब जो रूरल पीपल है उनको ध्यान में रख करके खोला जा रहा है। तो क्या होगा, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो किसानों को जो लोन है वो प्रोवाइड तो करेंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना दोस्तों, कंपेरेटिवली दूसरे बैंकों से वहां पे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। क्योंकि मतलब ठीक है ना, क्योंकि उसका मेन पर्पस क्या है कि इनको सुविधाएं प्राप्त हो। समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को, तो ये बात हो जाती है। चलो अब हम यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 8 की, जिसमें आ जाता है इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। तो जी हाँ, सब कुछ तो हमने पढ़ लिया, लेकिन पॉवर्टी कम नहीं करोगे क्या, हाँ भैया ये भी तो कम करना बहुत जरूरी है, ठीक है। पॉवर्टी, गरीबी मिटाना। तो रूरल डेवलपमेंट लीड्स टू एन इंक्रीज इन रूरल इनकम्स एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। दिस हेल्प्स इन द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, यानी रूरल डेवलपमेंट के थ्रू और क्या होता है दोस्तों, तो इंक्रीज इन रूरल इनकम, यानी जो लोगों की इनकम है भाई, किसानों की आय, उनको बढ़ाना, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना, हाँ इम्प्रूव करना, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो पॉवर्टी है वो कम होगी। अरे आप सोचो, जैसे मान लो कि ये मान लो किसान का परिवार है, पहले उनकी इनकम कितनी होती थी भाई, रूरल डेवलपमेंट के पहले एक दिन की इनकम हम मान लेते हैं कि 100 रुपए होती थी। तो अब उनका एक दिन का इनकम हो रहा है बच्चों 100 रुपए, तो वो इसी में अपना काम चलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना इनकम होगा उसी हिसाब से तो वो खर्चा करेंगे ना। तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है 100 रुपए के हिसाब से है। लेकिन फिर क्या हुआ, मान लीजिए रूरल डेवलपमेंट आया, सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की गई, और अब इनके घर का जो इनकम है ना वो हो चुका है कितना, एक दिन का 500 रुपए। तो जब एक दिन का 500 कमाई होगा तो ये लोग क्या करेंगे, उस हिसाब से अपना जीवन जिएंगे। तो बताओ यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ ना। तो इस प्रकार से, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, गरीबी भी कम हुई, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो ये थे बच्चों टोटल कितने पॉइंट्स थे, टोटल 8 पॉइंट्स थे जो हमें यहाँ पर पढ़ना था, सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के अंदर, ठीक है। आई होप कि आपको ये बातें भी समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलो तो ये हमने देख लिया। अब देखो दोस्तों, हमें और क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जैसे एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, इसके बारे में हमें पढ़ना है, और हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो वही सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, मतलब इंडिया में जो क्रेडिट प्रोवाइड करने के सोर्सेस होते हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, ये भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग कब पढ़ेंगे बच्चों, इन दोनों को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, यानी अभी हमने ये 2 टॉपिक्स कवर किए ना, फिर जो हमारा अगला वीडियो होगा इसमें हम लोग बचे हुए दोनों टॉपिक्स, यानी ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट का जो पूरा स्ट्रक्चर है ये हम स्टडी कर लेंगे, और उसके बाद आपका ये जो चैप्टर नंबर 5 है ये कंप्लीट हो जाएगा। बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं, ठीक है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी दोस्तों। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला वीडियो आप जरूर देखिएगा, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी और भी जो आपके इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स है वो मैंने करवा दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।